सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र लगातार आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। सर दोस्तों, मैं आपके सामने वीडियो ये 10वीं वीडियो है। आज लगातार 9 वीडियो इससे पूर्व प्रकाशित की जा चुकी हैं, पब्लिश की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ पिछले साल 2022 का जो पेपर हुआ था दोस्तों यूटेट का, उसका जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पोर्शन था 60 क्वेश्चन, उसकी भी वीडियो मैंने कल आप लोगों को डाल दी थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था। तो राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जो कि जैन विद्वान थे दोस्तों, को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था। यहाँ पर है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जो कि जैन विद्वान थे, इनको राजकीय जो संरक्षण दिया गया था वो दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा राजा था। यद्यपि उसकी जितनी भी योजनाएं हुई थी वो सारी फेल हो गई थी, इसीलिए उसको पागल के नाम से भी पुकारा गया था दोस्तों। तो याद रखेंगे, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। तो 24 कष्टदायक जो कर हुआ करते थे सल्तनत काल में, उन करों के स्थान पर सिर्फ 4 कर लगाए गए थे। वो कौन सा सुल्तान था। तो यहाँ पर है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो 4 कर लगाए थे 24 कष्टदायक करों को हटा करके, वो थे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। ठीक है, इन्होंने लगाया था यहाँ पर जो 4 कर थे मुख्य रूप से, वो था खराज, खुम्स, ये 4 कर थे दोस्तों। खराज, खुम्स और जजिया और जकात दोस्तों, जकात। ठीक है, ये 4 प्रकार के कर मुख्य रूप से लगाए गए इन 24 करों को हटा करके दोस्तों। तो जो इसमें से खराज जो कर था वो एक प्रकार का लगान टाइप का था दोस्तों, जबकि खुम्स जो लूट पाट से आया हुआ धन था वो कर था। ठीक है, और जजिया आपका गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था दोस्तों। ठीक है, और जकात मुस्लिमों से लगाया जाता था, जो लोग ज़्यादा धन वाले होते थे उन पर लगाया जाता था और असहायों को दिया जाता था दोस्तों। तो ये 4 कर लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात दोस्तों, ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। यही चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। ठीक है, दारुल सफ़ा क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है, एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो याद रखना दोस्तों, दारुल सफ़ा था वो एक खैराती अस्पताल था दोस्तों, गरीब लोगों के लिए। ठीक है, गरीब लोगों के लिए क्या खोला गया था, एक खैराती अस्पताल था जो कि दारुल सफ़ा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। ठीक है, यानी कि कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत के समुद्री तट पर जो राज्य हैं वो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। ये भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का ये पोर्शन है आपका। तो यहाँ पर गुजरात हो गया दोस्तों, गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपके पश्चिमी घाट तट पे हो गए। और इधर हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, 9 राज्य भारत के
समुद्र तट से मिले हुए हैं। इस तरीके से आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यहाँ पर पश्चिमी तट भारत का ये है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इस ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी तट है दोस्तों, ठीक है। तो काठियावाड़ तट आपका यहाँ गुजरात में है। कोंकण तट यहाँ से गोवा से आपका कर्नाटक तक जाता है दोस्तों। उसके बाद मालाबार तट जाता है कर्नाटक और केरल तक जाता है दोस्तों। और कोरोमंडल तट है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की पोर्शन ये पूर्वी भाग में है, यानी कि पूर्वी तट है कोरोमंडल तट, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल तट। बाकी ये पश्चिमी तट के भाग हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट पश्चिम तट के भाग हैं, जबकि कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव या अलिया बेट व खदिया बेट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो काला पानी की सज़ा बोलते थे या फिर काला पानी एक जेल का नाम था, जो कि आपका कहाँ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जो ये जेल थी वो समुद्र के बीच में थी और इसके चारों ओर समुद्र था दोस्तों। तो कोई भी कैदी यहाँ पर आता था तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता था, इसलिए बोलते थे कि काला पानी की सज़ा हो जाएगी। तो काला पानी नाम से ही जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये क्वेश्चन कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो याद रखिए दोस्तों, विज्ञान को समर्पित जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है और वहाँ पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों ये, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। और ये दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था 1983 ईस्वी में, ठीक है, 1983 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दो अनुसंधान केंद्र और भी लगे वहाँ पर भारत के, जिनका नाम था, एक का नाम था मैत्री और दूसरे का नाम था भारती दोस्तों, ठीक है। मैत्री आपका स्थापित किया गया था 1988 ईस्वी में और भारती स्थापित किया गया था 2012 ईस्वी में। बार बार बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है या भारती क्या है या मैत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। तो याद रखेंगे दोस्तों, सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, जो कि 2 किलोमीटर रेंज में लगभग घिरा हुआ है चट्टानों से और उसके बीच में आपका ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल सफ़ेद लगता है, इसलिए इसको सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था भारतीय उपमहाद्वीप को? मूलतः जूरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो आपको पता है दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड करके जब पृथ्वी जब क्या हुई थी, ये अगर हम मान लें तो ये आपका उत्तरी जो गोलार्ध है उसको कहा जाता है अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड दोस्तों, जिसमें मूल रूप से एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग और यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका दोस्तों, ये 3 जो महाद्वीप थे ये अंगारा लैंड के पोर्शन थे। जबकि अन्य दक्षिण अमेरिका हो गया और अफ्रीका महाद्वीप हो गया और भारतीय उप प्रायद्वीपीय और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके गोंडवाना लैंड के पोर्शन थे, इसको जो दक्षिण वाला भाग था दोस्तों। तो गोंडवाना लैंड, तो भारत की जो स्थिति थी वो गोंडवाना लैंड में थी दोस्तों, ठीक है। बाकी ये ऊपर लॉरेशिया वाला जो पोर्शन है, यानी कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो पोर्शन था ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड के पोर्शन थे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में है दोस्तों। तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों। तो वास्तव में भारत की जो आकृति है दोस्तों वो चतुष्कोणीय कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो चतुष्कोणीय 4 कोने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, और उपयुक्त सभी कथन सत्य। तो सारे कथन सत्य हो चुके हैं आप लोगों के, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल रेंज रीजन्स, ठीक है, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो सबसे निचला जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसे कि पाद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांस हिमालयन, महान हिमालयन, पीर पंजाल या शिवालिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फुट हिल रेंज हैं उसे शिवालिक कहा जाता है, और लगभग 750 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसका भाग होता है शिवालिक श्रेणी का दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक रेंज आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिमालय का सबसे पाँव वाला जो पोर्शन है उसे शिवालिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बद्रीनाथ अवस्थित है, ठीक है, तो बद्रीनाथ आपको पता है हमारे उत्तराखंड में ही है। बद्रीनाथ अवस्थित है, यहाँ पर ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हिमालय वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हिमालय वाला पोर्शन है इसको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले नदियों के नाम आप याद रख लीजिएगा। सिंध नदी, ठीक है, सिंध नदी, उसके बाद सतलज, उसके बाद काली, ठीक है, काली के बाद आपका तिस्ता और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये इन नदियों को अगर आप याद कर लोगे तो आप हिमालय के जो 4 पार्टों में बांटा गया है उनके नाम आपको पता हो जाएंगे। तो सिंध नदी और सतलज नदी के जो पोर्शन वाले बीच वाले भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले हिमालय को कहते हैं कुमाऊं हिमालय दोस्तों, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। कई लोग हमारे उत्तरांचल में रहने वाले लोग ये सोच लेते हैं कि कुमाऊं, यद्यपि बद्रीनाथ तो हमारा गढ़वाल में है स्थित, लेकिन ये हिमालय कुमाऊं क्षेत्र में आता है दोस्तों। काली से तिस्ता को बोला जाता है नेपाल हिमालय दोस्तों, ठीक है, नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के हिमालय प्रदेशों में बांटा गया है। तो बद्रीनाथ हमारा उत्तरांचल में स्थित है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ आ जाता है? कुमाऊं हिमालय में आ जाता है दोस्तों। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ये क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, और ये जो वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, इसको हिमाद्री कहा जाता है दोस्तों, और इसको इसका जस्ट अपोजिट सह्याद्री कहा जाता है दोस्तों। तो ये याद रखना है आपने, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिम घाट को। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसे ही हम क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और हिमालयी पर्वतमाला को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, यहाँ पर है पालनी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, या फिर सेवरोई पहाड़ियाँ। तो आपको पता है दोस्तों, जो दक्षिण भारत के जो 2 प्रमुख ये कह सकते हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हम कह सकते हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर ये इनका मिलन होता है, जिसका नाम की क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का क्या करती है? मिलन स्थली के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है सैंडल पीक, माउंट थुइलर, माउंट दियावालो या माउंट कोयल। तो याद रखना दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, और इस सैंडल पीक करके वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक,
आपको पता है दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। बिहार का शोक उड़ीसा नदी को बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या दामोदर। तो याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है महानदी को दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो काफ़ी सारा जनधन की हानि होती है दोस्तों। तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है, ठीक है। तो उज्जैन जो बसा है, कई बार पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी। उज्जैन में महाकाल का मंदिर भी है दोस्तों, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक है? यहाँ पर है ऑप्शन है गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा। तो याद रखना दोस्तों, जो क्षिप्रा सहायक नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, और चंबल नदी जो सहायक है वो यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो क्षिप्रा नदी आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति एक प्रकार की झाड़ी टाइप की होती है दोस्तों, ठीक है, और ये दलदली भूमि में, और ये कह सकते हैं कि जहाँ पर सागरीय ज्वार भाटा वाली जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति दोस्तों, ठीक है। तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि जब संविधान सभा के द्वारा जब हमारा संविधान तैयार किया गया तो उस समय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 6, 8, 9, 12। तो याद रखना दोस्तों, मूल संविधान जब 1950 में लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8, ठीक है, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। इसके लिए पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों, ये 4 अनुसूचियों को जोड़ने के लिए। यानी कि 9वीं अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था, और 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और 11वीं के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये 4 अनुसूचियाँ आ गई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों, इसलिए इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां जो संविधान संशोधन था 1993 में लाया गया था दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यहाँ पर है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो ये मैं बता चुका हूँ। 1973वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप कहेंगे 11वीं। ये 73वें संविधान संशोधन से है, ये 74वें संविधान संशोधन से है, ठीक है। 10वीं आपका 52वें संविधान संशोधन से है, और 9वीं आपकी पहले संविधान संशोधन से है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12 अनुसूचियों में से जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, उसका संबंध किससे है? यहाँ पर है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, इस तरीके के जो पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनके वेतन से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। जबकि जो अनुसूचित 3 है उसमें इन विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है, ठीक है। भाषाओं से संबंधित बात अनुसूची 8 में की गई है दोस्तों, ठीक है। ये 2 हो गया आपका दूसरी अनुसूची, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात 4थी अनुसूची में की गई है दोस्तों, ठीक है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 4थी अनुसूची में है, भाषाओं से रिलेटेड बात 8वीं अनुसूची में है, शपथ ग्रहण से संबंधित बात 3री अनुसूची में है, और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन
ये दूसरे अनुसूची में है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, बिल्कुल सही है दोस्तों। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि द्वितीय अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात की गई है द्वितीय अनुसूची में, इसलिए ये गलत हो गया है। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये बिल्कुल सही बात है। और 3 प्रकार की सूचियों का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है 7वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो द्वितीय युग्म सुमेलित नहीं है, द्वितीय अनुसूची वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। हम जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। यहाँ पर है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 70। तो याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों, तो याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है, अनुच्छेद 60 के तहत दिलाता है। फिर अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति पर। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो यहाँ पर है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो याद रखिएगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हमेशा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, अपनी शपथ लेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। यहाँ पर है प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को। तो याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति हमेशा जो देगा वो देगा लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, फिर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा या संसद। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि अगर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़े तो पूरा त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, और जिससे कि लोकसभा क्या हो जाती है, भंग भी हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो व्यक्ति सांसद न हो यानी कि जिसने संसद का चुनाव न लड़ा हो, तो जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिसने सांसद का चुनाव ही न लड़ा हो। यहाँ पर है नहीं, हाँ, हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे, हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, यानी कि उसको 6 महीने के अंतर्गत राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है संसद में। ठीक है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा दोस्तों। संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है दोस्तों, उनका सदस्य उसको बनना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के वो मंत्री बना सकते हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और उसको समाप्त करने किसके द्वारा किया जाता है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, संसद ही बनाएगी और संसद ही उसको विघटित भी करेगी, लेकिन अनुशंसा किसकी रहेगी, राज्यपाल की रहेगी दोस्तों। ठीक है, विधान परिषद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो वो कितने किए जाते हैं, यहाँ पर है कुल संख्या का 1/4, कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का 1/6 या कुल संख्या का 1/12। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुल संख्या का 1/6 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। जबकि विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल समुदाय का, एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक राज्य विधानसभा में एक और विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ये शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, उसको शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू संविधान। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को यद्यपि पहले से आते होंगे, आपका एक रिवीजन हो गया होगा, और नहीं भी आते होंगे तो आपको देखने को मिले होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, तब तक आप लोग खूब पढ़ाई करिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों की ओर जाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।